हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एमपी स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद कैसे उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हुई। जब रीस्ट्रक्चरिंग हमने देखी थी तो हमने वहाँ देखा था कि एमपी स्टेट जो है वो 10 डिविजन्स और 52 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न का क्या कंसेप्ट है। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पहुंच सबसे नीचे जिस पार्ट पे हो सकती है वो है डिस्ट्रिक्ट। और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट रूल करती है। तो वहाँ पर उनके अपने कुछ प्रतिनिधि होते हैं जो कि आईएएस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। अब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डिवीज़न में जो रेवेन्यू यानी कि फाइनेंस का जो काम होता है उसके लिए डिविजनल कमिश्नर्स दिए जाते हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है उसके लिए इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट के आईपीएस ऑफिसर्स दिए जाते हैं। डिवीज़न लेवल पे जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं और इंस्पेक्टर जनरल्स हैं ये स्टेट्स के सीधे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट में इनका सीधा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। सीधे सीधे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट वहाँ के डिविजनल कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल से अपनी ब्रीफिंग्स लेते रहेंगे। डिविजन्स के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के लिए दिए जाते हैं कलेक्टर्स जो कि आईएएस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिनका काम होता है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब हम एमपी के अंदर अगर देखें तो एमपी के अंदर जो 10 डिवीज़न्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है चंबल डिवीज़न, एक है ग्वालियर डिवीज़न, एक उज्जैन डिवीज़न, एक इंदौर डिवीज़न, एक भोपाल डिवीज़न, एक नर्मदापुरम डिवीज़न, एक सागर डिवीज़न, एक जबलपुर डिवीज़न, एक शहडोल डिवीज़न और एक रीवा डिवीज़न। अब ये जो हमने 10 डिवीज़न्स बनाए हैं इनका कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी आपदा के समय किसी भी चीज़ को स्टेट के पास भेजना है तो वो सबसे पहले डिवीज़न्स के तरफ भेजेगा। जैसे आज की तारीख में अगर कोविड की दवाई भेजनी है तो नेशनल गवर्नमेंट पर्टिकुलर डिवीज़न्स के लिए एक अमाउंट में जारी करके दवाइयों को भेज सकती है। अब जो ये डिवीज़न्स हैं इनके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है रोडवेज़ का, रेलवेज़ का, जिससे कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से सारे रिसोर्सेज को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा जो वेरियस डिवीज़न्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। स्पेशली 2 या 3 ऐसे हैं जिनमें डिवीज़न का नाम और उनके हेडक्वार्टर का नाम डिफरेंट है। जैसे भोपाल डिवीज़न है जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसका हेडक्वार्टर भोपाल ही है। चंबल का डिवीज़न है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसका हेडक्वार्टर मुरैना है। ग्वालियर जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसका हेडक्वार्टर ग्वालियर खुद है। इंदौर जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसका हेडक्वार्टर इंदौर खुद है। जबलपुर जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसका हेडक्वार्टर जबलपुर में ही है। नर्मदापुरम जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इसका हेडक्वार्टर होशंगाबाद में है। रीवा जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसका हेडक्वार्टर रीवा में ही है। सागर जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसका हेडक्वार्टर सागर में ही मौजूद है। शहडोल में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और हेडक्वार्टर शहडोल में ही है। उज्जैन में 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिसका हेडक्वार्टर उज्जैन में ही है।
इसके अंदर अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है तो वो डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग इनके नंबर्स को या इनके अरेंजमेंट्स को पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एमपी के अंदर इंदौर और जबलपुर में बराबर 8-8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद उज्जैन, इसके बाद सागर, फिर ग्वालियर, फिर रीवा और इसके बाद भोपाल, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल में बराबर मात्रा में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट्स के पास एक वेल कनेक्टेड नेटवर्क्स होता है, तो जो रोडवेज़ है हमारा, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स डिवीज़न्स, जो हमारे जितने भी डिवीज़न्स के हेडक्वार्टर हैं, उनके पास कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ आते हैं इसको देख लेते हैं। भोपाल डिवीज़न जो है उसके पास नेशनल हाईवे 12, 34 और 86 पास होता है। चंबल में जो मुरैना हेडक्वार्टर है चंबल डिवीज़न का, उसमें नेशनल हाईवे 3 और 92 पास होता है। ग्वालियर डिवीज़न में जो ग्वालियर है वहाँ से नेशनल हाईवे 3, 75 एंड 92 पास होता है। इंदौर से नेशनल हाईवे 3 और 59 पास होता है। जबलपुर से नेशनल हाईवे नंबर 12, 12A और 34 पास होते हैं। नर्मदापुरम जिसका हेडक्वार्टर होशंगाबाद है, वहाँ से नेशनल हाईवे 69 गुजरता है। रीवा जिसका हेडक्वार्टर रीवा खुद है, वहाँ से नेशनल हाईवे 7 और 27 गुजरते हैं। सागर जिसका हेडक्वार्टर सागर खुद है, वहाँ से नेशनल हाईवे 34, 26 और 26A गुजरते हैं। शहडोल जिसका हेडक्वार्टर शहडोल खुद है, वहाँ से नेशनल हाईवे 78 गुजरता है। और उज्जैन से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे 3 गुजरता है, जो कि बहुत छोटा सा सेक्शन नेशनल हाईवे का उज्जैन के पास से गुजरता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं हमारे डिवीज़न्स के, वो कनेक्टेड हैं नेशनल हाईवेज़ के थ्रू। यानी कि जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी इन हाईवेज़ के रास्ते से, रेलवेज़ के रास्तों से और एयरवेज़ के थ्रू ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से कोई भी रिसोर्सेस को इन जगहों पर पहुंचा सकती है। टोटल जो हाईवेज़ एमपी के अंदर हैं नेशनल हाईवेज़, उसकी लेंथ 8772.3 किलोमीटर्स है। ये डेटा 30 नवंबर 2018 का है। रेलवेज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी 7 डिवीज़न्स जो हैं रेलवेज़ के, वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। सेंट्रल रेलवे खंडवा की तरफ से जाती है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ग्वालियर की तरफ से जाती है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे सिंगरौली की तरफ से जाती है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बालाघाट की तरफ से जाती है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे कटनी की तरफ से जाती है, वेस्टर्न रेलवे इंदौर की तरफ से जाती है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ नीमच की तरफ से जाती हैं। ये रेलवेज़ और ये जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, इसको हम ज्योग्राफी में भी अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्योंकि डिवीज़न्स जो होते हैं उनके पास बहुत जल्दी बहुत आसानी से कोई भी रिसोर्स पहुँचाई जा सके किसी भी कैलेमिटी के केस में, इसीलिए हम यहाँ पे इसको ब्रीफली देख रहे हैं। कुल मिला के एमपी के अंदर 20 मेजर रेलवे जंक्शंस हैं और 18 माइनर रेलवे जंक्शंस मौजूद हैं। अब दूसरा जो काम होता है गवर्नमेंट का, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जिसके लिए पुलिस सर्विसेज दी जाती हैं। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम देखें तो हर एक डिवीज़न में एक हेड होता है जिसे इंस्पेक्टर जनरल कहा जाता है। ये आईपीएस रैंक के ऑफिसर होते हैं और ये पोस्ट 1867 में ब्रिटिश ने क्रिएट की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने उस समय इस पोस्ट को क्रिएट किया था, जिसे आज तक हम कैरी ऑन कर रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वहाँ पे एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिया जाता है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ये आईपीएस रैंक से सीधे अपॉइंट हो सकते हैं या फिर स्टेट पुलिस सर्विसेज में जो लोग अपॉइंट होते हैं वो धीरे धीरे कम से कम 12
20 सालों के बाद की सर्विसेज के बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाए जा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स पर होते हैं। इनका जिम्मा होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। एमपी के पास 11 पुलिस रेंजेस या 11 आईजीज होंगे। इसकी वजह यह है कि हमारा जो बालाघाट मंडला का जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नक्सलवादी मूवमेंट्स हुआ करते थे। तो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, उस पर्टिकुलर इलाके के लिए एमपी ने अपने अंदर एक अलग से पुलिस रेंज को डेवलप किया जो कि बालाघाट में बनाई गई है। इस कारण से एमपी में 11 पुलिस रेंजेस हैं, 10 इंडिविजुअल डिवीजन्स में और एक बालाघाट के पास। 1982 तक एमपी स्टेट में जो पुलिस के हेड होते थे वो आईजी होते थे, इंस्पेक्टर जनरल के नाम से जाने जाते थे। 1983 से जो पुलिस के हेड हैं स्टेट के लेवल पर वो डीजीपी के नाम से जाने जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सबसे पहले जो आईजी थे एमपी में वो थे श्री बीजी घाटी। सेकंड आईजी जो थे ये थे श्री केएफ रुस्तम जी। जो लास्ट यानी कि 15th आईजी थे एमपी के वो थे श्री बीपी दुबे जी। इन्हीं के कार्यकाल में 1983 में इन्हीं को पद का नाम बदल कर डीजीपी हो गया और जो फर्स्ट डीजीपी थे एमपी के वो हुए श्री बीपी दुबे जी। इसके बाद सेकंड लास्ट, ये लास्ट जो अभी डीजीपी थे वो थे 29th डीजीपी श्री वीके सिंह जी। और आज की तारीख में जो करंट डीजीपी हैं वो 30th डीजीपी हैं जो कि हैं श्री विवेक जौहरी जी। अब जब हम आगे अपने स्टेट की हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम ये देख लें कि हमारा एमपी हिस्टोरिकली कैसे डिवाइड था। तो जो डिवीज़न आज हम इंदौर और उज्जैन का देखते हैं वो कहलाता था मालवा रीजन। जो डिवीज़न आज सागर का है वो पहले कभी बुंदेलखंड हुआ करता था। जो डिवीज़न आज रीवा का है ये बघेलखंड और रीवा स्टेट हुआ करता था। जबलपुर का जो डिवीज़न हम आज देखते हैं वो महाकौशल के नाम से जाना जाता था। जो नर्मदापुरम में निमाड़ है वहाँ का जो रीजन है उसको निमाड़ रीजन के नाम से जाना जाता था। ग्वालियर, भोपाल और रीवा ये प्रिंसली स्टेट्स थे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे बताया था कि जब एमपी का फॉर्मेशन हुआ था तो हमें कुछ ऐसे स्टेट्स मिले थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश रूल में थे, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो प्रिंसली रूल थे। तो जो प्रिंसली रूल्स थे वो ग्वालियर, भोपाल और रीवा थे। और जो हम जबलपुर का जो अपना रीजन देखते हैं और साथ ही साथ जो नर्मदापुरम का हमारा डिवीज़न है, ये वाला जो पार्ट है ये ब्रिटिश प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। सागर और जो हमारे विंध्यास प्रदेश की हमने बात की थी वो सागर डिवीज़न के पास आते हैं। तो ये जो डिवीजन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन डिवीजन्स के बारे में, इनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में और इनके ज्योग्राफी के बारे में जब हम समझेंगे तो हमें एमपी स्टेट की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझने में और ख़ासकर हमारे यहाँ के जो वेरियस कल्चर्स हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। तो आगे की क्लास में मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी डिवीजन्स वाइज लेता हुआ चलूँगा और साथ ही साथ में डिवीजन्स के अंदर आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारियाँ देता चलूँगा। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनमें से आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा आसानी होगी।